शासन के प्रकार। शासन के प्रकार। राजतंत्र। मोनार्की। पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजतंत्र सबसे प्राचीन शासन प्रणाली में से एक है। पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों संदर्भों में इसकी प्राचीनता के साक्ष्य दिखाई देते हैं। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का आदर्श रखा था। अरस्तु ने भी शासन के 3 प्रकारों को बताते हुए उसमें राजतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। भारतीय संदर्भ में भी राजनीतिक विचार मनु, कौटिल्य आदि ने राजा के महत्व, नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य आदि की विशद विवेचना प्रस्तुत की है। क्या है राजतंत्र? अंग्रेजी शब्द मोनार्की का हिंदी पर्याय है, जिसका आशय है एक का शासन। अतः राजतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च एवं अंतिम सत्ता एक व्यक्ति अर्थात राजा या सम्राट में निहित होती है। शासन के अन्य सभी अंग उसकी स्वतंत्र इच्छा के अधीन होते हैं। राजतंत्र में राजगद्दी की प्राप्ति या शासन की प्राप्ति राजा शक्ति द्वारा निर्वाचन द्वारा या पैतृक आधार वंशानुगत अधिकार पर प्राप्त करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि राजा की पदवी मात्र से कोई राजतांत्रिक नहीं होता, बल्कि सत्ता संचालन में उस व्यक्ति की इच्छा का भी अंतिम रूप से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। सामान्य विशेषताएं। नंबर 1, राज्य के शासन में अंतिम रूप से निर्णायक भूमिका राजा की ही होती है। नंबर 2, राजा की व्यक्तिगत इच्छा पर पाबंदी नहीं होती है। नंबर 3, इसमें अविभाजित संप्रभुता की अवधारणा निहित है। नंबर 4, राजतंत्र में राजा के आदेश ही कानून माने जाते हैं। राजतंत्र के प्रकार। राजतंत्र के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, वंशानुगत राजतंत्र। वंश के आधार पर राजपद प्राप्त होने वाले राजतंत्र को वंशानुगत राजतंत्र कहते हैं। नेपाल, इंग्लैंड, ईरान, सऊदी अरब आदि देशों में वंशानुगत राजतंत्र है। नंबर 2, निर्वाचित राजतंत्र। जिस राज्य में राजा को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है उसे निर्वाचित राजतंत्र कहा जाता है। प्राचीन भारत में इसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। नंबर 3, निरंकुश शासन, एब्सोल्यूट मोनार्की। निरंकुश राजतंत्र में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो राजा कहलाता है। इसमें राजा की शक्ति या इच्छा पर कोई कानूनी बंधन या बाह्य नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे राजतंत्र का आधार दैवीय अधिकार का सिद्धांत माना जाता है। दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्राचीन सिद्धांत है जो ये मानता है कि राजा की सृष्टि ईश्वर ने की और राजा को इस संदर्भ में ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सिद्धांत की चर्चा बाइबिल, कुरान, महाभारत इत्यादि विभिन्न ग्रंथों में की गई है। वो यहाँ राज्य को एक दैवी संस्था या राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का अवतार है और उसे सभी अधिकार सीधे सीधे ईश्वर से ही प्राप्त है। इसीलिए राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, अन्यों के प्रति नहीं। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है अतः वह कभी गलती नहीं करता, इसलिए राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना नैतिक दृष्टिकोण से पाप है। उदाहरण स्वरूप फ्रांस में लुई 14वें का शासन और इंग्लैंड में जेम्स प्रथम का शासन। नंबर 4, वैधानिक या सीमित राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें राजा की शक्तियां वास्तविक न होकर संवैधानिक या नाम मात्र की होती हैं। जब राज्य की सर्वोच्च सत्ता वैधानिक दृष्टिकोण से राजा के हाथ में हो पर उस सत्ता का संचालन वास्तव में राजा के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए तो फिर उसे वैधानिक या सीमित राजतंत्र कहा जाता है। इसमें संवैधानिक रूप से संपूर्ण शक्ति राजा में ही निहित होती है और उसी के नाम पर शासन का कार्य होता है, परंतु व्यवहार में उनका प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जिसमें राजा की शक्तियां संविधान द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होती हैं। राजतंत्र का यह रूप गणतंत्र के निकट है। इंग्लैंड का राजतंत्र इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। राजतंत्र के समर्थन में तर्क या लाभ। प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम जैसे विचारकों ने राजतंत्र का समर्थन किया है। राजतंत्र के समर्थन के मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राज्य में राजा की सर्वोच्चता पर होने पर वह निर्विघ्न होकर लोक कल्याण के अनेक कार्य कर सकता है। नंबर 2, इस शासन प्रणाली में कार्य शीघ्रता व प्रभावी रूप से किया जा सकता है। शासन संबंधी एकता होने के कारण यहाँ निर्णय लेने में विलंब नहीं होता है। इस रूप में यह संकट काल के लिए अधिक उपयोगी है। नंबर 3, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और बार बार चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 4, अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा कम खर्चीला है। नंबर 5, ऐसी व्यवस्था को राज्य की एकता को स्थापित करने में मदद मिलती है। राजा एकीकृत समन्वित नीति का पालन कर सकता है। चूंकि राजा किसी दल विशेष का सदस्य नहीं होता अतः वह राजनीतिक संघर्षों, दबावों व द्वंद्वों से ऊपर उठकर जनता के हित में शासन कर सकता है। नंबर 7, इसमें राजा के शासन संबंधी दीर्घ अनुभव का लाभ जनता को प्राप्त होता है। दूसरी ओर लोकतांत्रिक शासन कभी-कभी नौसिखिए मंत्रियों के शासन संबंधी अनुभव शून्यता का फल जनता को भुगतना पड़ता है। कमियां या आलोचना। नंबर 1, कुशल, योग्य व श्रेष्ठ राजा अपवाद स्वरूप ही होते हैं।
नंबर 2 राजा को संपूर्ण अधिकार तो प्राप्त हो जाते हैं परंतु उससे संबंधित कर्तव्यों का निर्धारण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में राजा में उत्तरदायित्व का अभाव हो जाता है। चूँकि राजा की इच्छा पर नियंत्रण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती अतः वह निरंकुश एवं अधिनायकवादी हो सकता है। अयोग्य एवं स्वार्थी राजाओं के हाथों में राजतंत्र अत्याचार, अन्याय व शोषण का रूप धारण कर लेता है। नंबर 4 इसमें जनता को कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती। जनता को शासन संचालन में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं होता। नंबर 5 राजतंत्र में राजा की निरंकुशता को रोकने के लिए संवैधानिक उपायों का अभाव रहता है अतः निरंकुश शासन के प्रति सदैव क्रांति की आशंका बनी रहती है। नंबर 6 राजतंत्र में शासन व्यवस्था भेदभाव पर आधारित होने के कारण आर्थिक असमानता उत्पन्न करती है। राजा के कृपापात्र लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं जबकि सामान्य जन अर्थ अभाव से ग्रसित रहता है। राजतंत्र और लोकतंत्र राजा का शासन जनता का शासन राजा की आज्ञा ही कानून जनता की लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने वाले कानून के अनुसार शासन। नंबर 2 राजा शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं संपूर्ण शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सरकार के 3 प्रमुख कार्य माने गए हैं जिनके संपादन हेतु सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं। नंबर 1 कार्यपालिका कानून लागू, नंबर 2 विधायिका कानून बनाना, नंबर 3 न्यायपालिका कानून को व्याख्यायित करना। नंबर 4 राजा ही संप्रभु माना जाता है। नंबर 4 लोकप्रिय लोकतंत्र के अनुसार लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत अर्थात जनता ही अंतिम संप्रभु। नंबर 5 जनता के अनैतिक अनुचित कर्तव्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं। राजकीय क्रियाकलापों पर नियंत्रण व निर्देशन की समुचित व्यवस्था। निष्कर्ष वर्तमान काल में वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रसार, खोजों व आविष्कारों के परिणामस्वरूप राज्य की दैवी उत्पत्ति की अवधि की अवधारणा खंडित हुई है। नंबर 2 राजतंत्र के प्रति जनमानस का विश्वास घटा है। जहाँ कुछ वर्ष पहले तक राजतांत्रिक व्यवस्था थी वहाँ भी अब लोकतांत्रिक स्थितियां उभर रही हैं। उदाहरण स्वरूप भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही समाप्त हुई है और वहाँ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। नेपाल को अब धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। भूटान में राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहाँ 100 वर्ष पुरानी राजशाही समाप्त हो गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भूटान में लोकतंत्र की स्थापना की पहल स्वयं राजा ने की। राजतंत्र में दोष अधिक है, फायदे कम है। दूसरी ओर शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली में फायदे अधिक हैं, दोष कम है। पुनः लोकतांत्रिक प्रणाली में जो दोष हैं उसे सकारात्मक उपायों द्वारा कम या दूर किया जा सकता है। अतः राजतंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक उपयुक्त शासन प्रणाली है। धर्मतंत्र थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या है? धर्मतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति को इंगित करता है जो धर्म केंद्रित हो या धर्म द्वारा नियंत्रित या संचालित हो। इस शासन पद्धति में किसी धर्म विशेष को सर्वोच्च मान्यता प्रदान की जाती है और शासन व्यवस्था में उस धर्म के पुरोहितों, मौलवियों, मठाधीशों आदि का नियंत्रण रहता है। धर्मतंत्र थियोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। यह थियोक्रेसी शब्द 2 शब्दों के योग से मिला है। ये है थियो और क्रेसी। यहाँ थियो का अर्थ है ईश्वर जबकि क्रेसी का तात्पर्य है तंत्र। इस प्रकार शाब्दिक उत्पत्ति के दृष्टिकोण से थियोक्रेसी का अर्थ है ईश्वर तंत्र, परंतु चूंकि ईश्वर की अवधारणा धर्मों में ही पाई जाती है इसलिए इसे धर्मतंत्र कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में कहा गया है कि थियोक्रेसी शब्द एक विशेष शासन पद्धति का द्योतक है। इसमें शासन ईश्वर के दूतों और देवों द्वारा किया जाता है। इस शासन प्रणाली के अनुसार ईश्वर पैगंबर या देवदूतों के माध्यम से अपनी विधियों, लॉ को लोगों के मध्य प्रकट करता है। अतः धर्म तंत्रात्मक राज्यों में ऐसा माना जाता है कि जिन विधियों के अंतर्गत शासन हो रहा वे ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्पष्ट है कि धर्म तंत्रात्मक राज्य वास्तव में धर्म सापेक्ष राज्य है, जिसमें धर्म विशेष को सरकारी धर्म के रूप में मान्यता दी जाती है और सरकार उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार काम करती है। साक्ष्य नंबर 1 प्राचीन काल में यहूदी धर्म में इजराइल राज्य पर यहोवा का वर्णन। यहोवा का वर्णन प्राचीन काल में यहूदी धर्म में इजराइल राज्य पर यहोवा का वर्णन। नंबर 2 मध्य युग में ईसाई धर्म में राज सत्ता पर पोप का नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन। नंबर 3 इस्लाम में अल्लाह द्वारा अपने देवदूतों को भेजकर शासन चलाने का उल्लेख। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब इस्लामिक राज्य की स्थापना की। विशेषता नंबर 1 धर्मतंत्र राज्य को एक दैवीय संस्था मानता है। यहाँ राज्य को ईश्वर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ सत्ता की दैवीय उत्पत्ति की बात स्वीकार होती है। यहाँ राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इस रूप में यह राजा के दैवीय अधिकारों का प्रतिपादन करता है।
नंबर 2 धर्म और राजनीति में कोई भेद नहीं होता, राजनीतिक गतिविधियों पर धर्म का प्रभाव होता है। नंबर 2 सामाजिक समस्याओं का धर्म के नियमों के आधार पर समाधान करने का प्रयास। नंबर 3 ईश्वर के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, जो कोई उस ईश्वरीय शक्ति का विरोध करता है, वह ईश्वर के आदेश का विरोध करता है, राज्य उसे दंडित कर सकता है। नंबर 4 धर्म तंत्र में धर्म विशेष की प्रभुता होती है तथा शासन के सभी अंग धर्म विशेष के नियमों के अधीन होते हैं। नंबर 5 धर्म ग्रंथों को सत्ता के संचालन का आधार माना जाता है, जिसकी रक्षा का दायित्व पुरोहित, मौलवी या पादरियों पर होता है। धर्म तंत्र शासन धर्म विशेष के अनुसार अर्थात राज्य का कोई न कोई राजकीय धर्म अवश्य होता है। धर्मनिरपेक्षता शासन धर्म विशेष के अनुसार नहीं, इससे राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय शासन में धर्मतंत्र इसमें राजनीति धर्म आधारित होती है, जिसमें धर्म व राजनीति में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता राजनीति का धर्म से पृथकीकरण होता है, राजनीति धर्मनिरपेक्ष होती है। धर्मतंत्र धर्म सत्ता व राज्य सत्ता में अंतर नहीं। धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता धर्मदत्ता से पृथक, स्वतंत्र एवं स्वायत्त होती है। धर्मतंत्र वैसे नागरिक जो उस धर्म विशेष के नहीं होने द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के सदस्यों के साथ समान व्यवहार, समान महत्व और आदर दिया जाता है। जैसे भारत धर्मतंत्र नैतिकता धर्माधारित, धर्मनिरपेक्षता नैतिकता धर्मनिरपेक्ष, धर्म के अनुसार पुरस्कार एवं दंड विधान की धर्मतंत्र धर्म के अनुसार पुरस्कार एवं दंड विधान की व्यवस्था। धर्मनिरपेक्षता दंड व पुरस्कार की अवधारणा संविधान निर्देशित। धर्मतंत्र में हम लोग और वे लोग की अवधारणा निहित है। धर्मनिरपेक्षता में सभी की अवधारणा विद्यमान है। धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र धर्मतंत्र के अनुसार धर्म विशेष के अनुसार शासन, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मतंत्र धर्म विशेष के अनुयायियों को विशेष महत्व व अधिकार, लोकतंत्र जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करने वाले संविधान के अनुसार शासन। धर्मतंत्र धर्मतंत्र है धार्मिक गतिविधियों व आचरणों को राज्य की मान्यता व समर्थन। लोकतंत्र धार्मिक गतिविधियों से राज्य की पृथकता व तटस्थता। धर्मतंत्र नैतिकता धर्म सापेक्ष। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। धर्मतंत्र के अनुसार दंड व पुरस्कार का निर्धारण धर्मानुसार। लोकतंत्र में दंड व पुरस्कार का निर्धारण कानून के अनुसार। धर्मतंत्र में सत्ता संचालन में धर्म गुरुओं, पुरोहितों, पादरियों की भूमिका महत्वपूर्ण। लोकतंत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं, कानून की व्याख्या का उत्तरदायित्व न्यायाधीशों पर। धर्मतंत्र के पतन के कारण। नंबर 1 पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन। नंबर 2 वैज्ञानिक खोज व आविष्कार। नंबर 3 औद्योगिक क्रांति। नंबर 4 समाजवादी विचारधारा का प्रसार। नंबर 5 मार्क्स का कथन, धर्म अफीम के समान है, अर्थात धर्म गरीबों को उनकी गरीबी में ही संतुष्टि प्रदान कर देता है, गरीबी के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगने देता। मार्क्स के अनुसार गरीब की गरीबी पूंजीवादियों द्वारा किए गए शोषण का परिणाम है। नंबर 5 मानववादी व अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रसार। नंबर 6 मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति का प्रचार। नंबर 7 तार्किक भाववाद का उदय। पतन के बाद की स्थिति। नंबर 1 धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रबल रूप से उभरकर सामने आई। धर्मनिरपेक्षता को प्रगतिशीलता के सूचक के रूप में स्वीकार किया गया है। नंबर 2 लोक कल्याणकारी शासन पद्धति प्रबल। नंबर 3 विधि निर्माण में वैज्ञानिक मान्यताओं को महत्व दिया गया। समकालीन परिप्रेक्ष्य। नंबर 1 समकालीन परिप्रेक्ष्य में तालिबान इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म की स्थापना का प्रयास किया। इस क्रम में उसने वहां बौद्ध धर्म के अवशेषों को नष्ट करने का प्रयास किया। कालांतर में स्वयं उसे वहां से पलायन करना पड़ा। अभी तालिबान पाकिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। यहाँ स्वात घाटी में उन्होंने शरीयत को बलपूर्वक लागू किया है तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसकी स्थापना की मांग की जा रही है। अभी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के साथ तालिबानियों का संघर्ष हो रहा है। नंबर 2 अगस्त 2007 में जकार्ता में खलीफा व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। खलीफा व्यवस्था मानव के बनाए कानून के स्थान पर कुरान में बनाए गए नियम में विश्वास करता है। इस्लामिक जगत में 1924 में खलीफा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, परंतु एक बार फिर मुस्लिम जगत में खलीफा व्यवस्था को लागू करने की मांग उठ रही है। वर्तमान में धर्म आधारित आतंकवाद का भी एक प्रमुख उद्देश्य धर्मतंत्र की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करना है। वर्तमान के में शासन पर किसी विशेष धर्म का नहीं, अपितु सभी धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है, जो धर्मतंत्र के ही एक नए रूप को रेखांकित करता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। आज प्रत्येक शासन व्यवस्था, विचारवाद, दृष्टिकोण या राजनेता अपने आप को प्रजाप्रेमी डेमोफिल घोषित कर अपनी छवि को सुप्रतिष्ठित करना चाहता है। आज
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर प्रजातांत्रिक पद्धति को लागू करने एवं प्रजातांत्रिक आदर्शभूत तत्वों को साकारित करने की बात की जा रही है। इसे आधुनिकता की विशेषता सूचक संस्थाओं में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो चुका है। प्रजातंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का डेमोक्रेसी शब्द दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेटस से बना है। इसका अर्थ है क्रमशः जनता और शासन या शक्ति है। अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति को दृष्टिकोण से प्रजातंत्र का अभिप्राय जनता का शासन या जनता की शक्ति से है। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखकर शासन करती है। संकीर्ण अर्थ में प्रजातंत्र का अर्थ केवल सरकार के रूप या शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था मात्र के लिए किया जाता है, परंतु लोकतंत्र के व्यापक कार्य में इस संकुचित अर्थ के साथ साथ उस पक्ष साथ साथ अन्य पक्ष एवं आयाम भी जुड़ जाते हैं। इन विभिन्न पक्षों का योग होने पर ही पूर्ण लोकतंत्र या सर्वांगीण लोकतंत्र की स्थिति उभर कर सामने आती है। लोकतंत्र के निम्नलिखित प्रमुख पक्ष हैं या अपने व्यापक अर्थ में प्रजातंत्र के निम्नलिखित संदर्भ हैं। नंबर एक, शासन के रूप में लोकतंत्र। एक सम्मानित शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की अवधारणा प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रभावी रूप से स्थापित हुई। प्रजातंत्र को आमतौर पर एक शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ इसका आशय है कि प्रजातांत्रिक सरकार वह सरकार है जो जनता द्वारा निर्मित, नियंत्रित एवं संचालित होती है। इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जनसमुदाय में निहित होती है। लोकतंत्र संबंधी उपरोक्त परिभाषाओं को देखने से यहाँ इस संदर्भ में लोकतंत्र की तीन सामान्य विशेषताएं उभरती हैं। नंबर एक, जनता का प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत जनता या उसके प्रतिनिधि द्वारा सरकार का शासन किया जाता है। इस प्रकार इसमें शासन का आधार कोई दैवीय सत्ता या प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधि न होकर लौकिक ही होता है। नंबर तीन, जनता के हितों का रक्षक। लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में ही होती है, साध्य के रूप में नहीं। इसमें सबके हित की भावना निहित होती है। नंबर तीन, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि सरकार सर्वसाधारण के हित के विपरीत में अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो फिर सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर दो, राज्य के रूप में लोकतंत्र। इस रूप में प्रजातंत्र वहाँ है जहाँ संप्रभुता जनता में निवास करती है। इसमें शासन व्यवस्था का स्वरूप एवं नीतियाँ के निर्धारण की अंतिम शक्ति या स्रोत जनता के ही हाथ में रहती है। जनता के कार्यों पर जनता का नियंत्रण होता है। संक्षेप में राज्य के रूप में प्रजातंत्र सरकार को नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे अपदस्थ करने की एक विधि है। नंबर तीन, समाज के स्वरूप में लोकतंत्र। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें सभी लोग सामाजिक दृष्टिकोण से समान माने जाते हैं, अर्थात जाति, पंथ, लिंग, वर्ग एवं आर्थिक आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता। इस अर्थ में लोकतंत्र सभी लोगों के समान अधिकार तथा समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है। ये कहा भी गया है कि मनुष्य की भौतिक एवं सामाजिक दशाओं की समानता प्रजातंत्र का सार है। नंबर चार, आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। अर्थ या संपत्ति मानव जीवन के सम्यक संचालन हेतु एक प्रमुख आधार है। जीवन के अन्य अन्य पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से संचालित या अर्थ पर आधारित होती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का आर्थिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः जब तक इस क्षेत्र में समानता की स्थापना न की जाए, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। यहाँ आर्थिक प्रजातंत्र का अर्थ न तो व्यक्तिगत संपूर्ण संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन है और न पूर्ण आर्थिक समानता है और न ही पूर्ण आर्थिक नियंत्रण। इसका अर्थ वस्तुतः न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति एवं आर्थिक अवसरों की उपलब्धता से सभी लोगों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा इत्यादि सुविधाएं मिलती रहें ताकि उनकी प्रगति में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न पड़े। तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और समाज में किसी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो। नंबर पाँच, नैतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। प्रजातंत्र एक आदर्श भी है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मनुष्य स्वयं साध्य है, साधन नहीं। अतः इसके व्यक्तित्व की गरिमा, सम्मान एवं प्रतिष्ठा है। इस गरिमा की स्थापना के लिए व्यक्ति के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना आवश्यक है। नंबर छह, जीवन शैली के रूप में प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जीवन का एक रूप है जिसके प्रति अ, प्रजातंत्र जीवन का एक रूप है, जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव एवं सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी दृष्टिकोण के प्रति भी आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान, समझौते की प्रवृत्ति आदि का भाव विद्यमान होता है। प्रजातंत्र में किसी भी
व्यक्ति को दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे वह अपने स्वयं के प्रति किया जाना पसंद न करे। इस प्रकार उपरोक्त संदर्भों एवं आयामों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन व्यवस्था का एक विशेष स्वरूप ही नहीं, बल्कि इसका आशय राज्य के एक प्रकार, सामाजिक जीवन के एक प्रकार, आर्थिक व्यवस्था के एक रूप तथा एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति या जीवन जीने के एक विशेष ढंग से। हिडिंग्स के अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि राज्य एवं समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण है। वास्तव में लोकतंत्र मानवीय सभ्यता एवं व्यक्ति के रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के विभिन्न पक्षों क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना एवं एक सहयोगी समाज की रचना करना है। लोकतंत्र के इस विचार में भागीदारी, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व, आत्म-विकास, जनसहमति एवं भ्रातृत्व का विचार सन्निहित है। आधुनिक लोकतंत्र के उद्भव के मूल में 5 क्रांतियों की स्थिति। नंबर 1, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688। इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसके अनुसार संसद की शक्ति ही सर्वोच्च है। जनता एवं संसद को यह अधिकार है कि वह अपना शासक चुने। राजा को संसद की इच्छा अनुसार ही चलना चाहिए। नंबर 2, अमेरिकी क्रांति 1776। लोक प्रभुसत्ता, जीवन के अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार पर बल, निरंकुश शासन की को हटाकर स्वतंत्रता की प्राप्ति। नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति 1789। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर बल। नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति 1789। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर बल। नंबर 4, औद्योगिक क्रांति। मजदूरों का शोषण जिसके फलस्वरूप समाजवादी प्रवृत्ति का उभार। नंबर 5, रूसी क्रांति। नई समाजवादी व्यवस्था, नई आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना। लोकतंत्र के मूल तत्व तथा आदर्श। लोकतांत्रिक आदर्श या लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनता की संप्रभुता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का प्रभुत्व रहता है। जनता को गठित करना एवं जनता के प्रति एवं जनता के हित में उनका संचालन करना जनता के ही कार्य माने जाते हैं। यहाँ इस व्यवस्था में यद्यपि शक्ति का स्रोत या निवास जनता में है, परंतु वह शक्ति बल प्रयोग के माध्यम से लागू या क्रियान्वित नहीं होती, बल्कि विवेक के द्वारा उस शक्ति को क्रियान्वित किया जाता है। इसका आशय मानवीय संबंधों में विवेक का आधिपत्य अतः बल प्रयोग या हिंसात्मक उपाय प्रजातांत्रिक आदर्श के प्रतिकूल है। समाज का आधार विवेक बुद्धि ही होनी चाहिए। नंबर 2, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्री या आदर्शों का केंद्रीय तत्व है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदता शोषण एवं परतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ स्वतंत्रता का आशय आत्मनिर्धारण, सेल्फ डिटर्मिनेशन है। आत्म संयमित व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस रूप में स्वतंत्रता ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो तथा व्यक्ति को अपने विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध हों। स्वतंत्रता का परिसीमन सामान्य हित के संदर्भ में ही होना चाहिए। समाज का अधिकतम हित ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मंतव्य है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य है। इस स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति दायित्व बोध का भी होना आवश्यक है। अस्तित्ववादी दार्शनिक शास्त्र की यह मान्यता है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। अतः स्वतंत्रता विहीन लोकतंत्र मृतवत है। स्वतंत्रता के महत्व को इंगित करते हुए कहा गया है कि आंखों के लिए प्रकाश, फेफड़ों के लिए वायु और हृदय के लिए प्रेम का जो महत्व है वही मानव आत्मा के लिए स्वतंत्रता का है। नंबर 3, समानता। लोकतंत्र में समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों का अपना मूल्य है। सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। कांट के दर्शन में साध्यों के राज्य कांट के दर्शन में साध्यों के राज्य किंगडम ऑफ एंड्स की अवधारणा मानव समानता के सिद्धांत पर ही
आधारित है। कांट की यह स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं में एक साध्य है, जो कभी भी साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। अतः गुलाम बनना या गुलाम बनाना दोनों मानवता एवं समानता की अवधारणा के खिलाफ है। इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि दुर्बलता, दरिद्रता एवं निरक्षरता के बावजूद मनुष्य मनुष्य है, क्योंकि आध्यात्मिक गौरव की दृष्टि से सभी समान है। समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। जब तक विशेषाधिकारों को समाप्त करके सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक केवल कोरी स्वतंत्रता का आह्वान करना व्यर्थ है। एक दूसरे पर प्रभुत्व कायम रखने की प्रतिस्पर्धा समानता एवं स्वतंत्रता दोनों के लिए बाधक है। अतः स्वतंत्रता के उपयोग की अनिवार्य शर्त है समानता। वस्तुतः विशेषाधिकारों की प्राप्ति ही असमानता के मूल में है। यहीं से निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र या धनिक तंत्र को बढ़ावा मिलता है। अतः असमानता परतंत्रता का कारण है। अतः स्वतंत्रता की स्थापना के लिए समानता का होना आवश्यक है। नंबर 4, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता एवं समानता के बीच के संघर्ष को भ्रातृत्व की भावना के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मनुष्य के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी हो सकती है जब मनुष्य बंधुत्व के सूत्र में बंधे हों। वस्तुतः स्वतंत्रता एवं समानता तभी सार्थक रूप से प्रभावी हो सकती है जब समाज के सभी घटक एक दूसरे का सहयोग भ्रातृत्व भाव से करने के लिए सहज रूप में सक्रिय हों। इस प्रकार सच्चा लोकतंत्र वही हो सकता है जहाँ स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व परस्पर सापेक्षिक हो, लोगों में प्रेम एवं संगठन का भाव हो तथा आपस में मिलजुल कर कार्य करने की चेतना हो। नंबर 5, उदार प्रतिनिधित्व या व्यापक प्रतिनिधित्व। इसका अर्थ है सर्वसाधारण की सरकार में व्यापक भागीदारी। यदि लोकतंत्र छोटे समुदाय में या किसी विशिष्ट वर्ग मात्र में सीमित रहे, तो उसे सच्चे अर्थ में लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। प्रतिनिधित्व जितना ही व्यापक एवं उत्तम होगा, लोकतांत्रिक सरकार उसी अनुपात में सक्षम, सुदृढ़ एवं उत्तम होगी। यहाँ व्यापकता का आशय बिना किसी भेदभाव के सभी बालिगों के अपने मतों एवं राजनीतिक अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग से व्यापकता का आशय बिना किसी भेदभाव के सभी बालिगों के अपने मतों एवं राजनीतिक अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग के मंतव्य से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र संबंधी लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत या दृष्टिकोण। आधुनिक विश्व में अधिकांश राज्य स्वयं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने एवं उनके अनुरूप होने का दावा करते हैं। चूंकि अब लोकतंत्र मात्र राजनीतिक व्यवस्था न होकर सामाजिक, आर्थिक, नैतिक इत्यादि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया है। परिणामस्वरूप लोकतंत्र संबंधी विचारों में भी अंतर दिखाई देता है। यह वैचारिक अंतर लोकतंत्र के सिद्धांतों, आदर्शों एवं मूल्यों में स्पष्ट रूप से अवलोकित होता है। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न अवधारणाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, क्लासिकल और लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 2, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के मुख्य उदारवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत। नंबर 2, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। नंबर 3, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने पर लोकतंत्र संबंधी निम्न अवधारणाएं उभर कर सामने आती हैं। लोकतंत्र का चिरसम्मत या शास्त्रीय सिद्धांत या पारंपरिक उदारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत प्रधानतः पिछले 3 शताब्दियों में विकसित, प्रतिष्ठित एवं प्रसारित हुआ है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, ग्रीन आदि विचारक इस दृष्टिकोण से अपनी सहमति रखते हैं। आधुनिक युग के आरंभ के साथ ही इस सिद्धांत का विकास देखा जा सकता है। नंबर 1, पुनर्जागरण तथा सुधारवाद के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलनों ने व्यक्ति के मूल्य, प्रतिष्ठा एवं महत्व का सर्वोच्चता प्रदान की और उसे ही चिंतन के केंद्र के रूप में स्थापित किया। नंबर 2, हॉब्स ने बताया कि सरकार या राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम है। नंबर 3, लॉक के अनुसार राजनीतिक सत्ता लोक सहमति पर आधारित है। इनके अनुसार नंबर 1, लोक सहमति पर आधारित सरकार की राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। नंबर बी, व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों का मालिक है। ये है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। नंबर सी, सरकार जनता के लिए है, न कि जनता सरकार के लिए। नंबर डी, किसी भी न्यायोचित सरकार की शक्ति सीमित होती है। यदि सरकार जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो सरकार एवं जनता के बीच समझौते का अंत हो सकता है। नंबर 4, लॉक के इन विचारों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एडम स्मिथ ने लागू किया। वे अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और समाज में उत्पादन और क्रय विक्रय की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर मुक्त प्रतिस्पर्धा का समर्थन करते हैं। नंबर 5, फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित करते हैं और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की 3 शक्तियों, विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों में पृथक्करण की मांग करते हैं। नंबर 6, रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा जनरल विल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नंबर 7,
18वीं शताब्दी में ही अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। नंबर 8 19वीं शताब्दी में बेंथम और मिल उपयोगितावादी ने लोकतंत्र का समर्थन इस आधार पर किया कि यह शासन अधिकतम 19वीं शताब्दी में बेंथम और मिल उपयोगितावादी ने लोकतंत्र का समर्थन इस आधार पर किया कि यह शासन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के संदर्भ में उचित है। बेंथम के विचार बेंथम के अनुसार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों बेंथम के अनुसार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों एवं शासक दोनों से सुरक्षा की आवश्यकता है। व्यक्ति को शासकों से यह आश्वासन मिलना चाहिए कि सरकार की नीतियां जनविरोधी नहीं होंगी। ऐसी सरकार चुनी जाए या उसे सत्ता सौंपी जाए जो समाज की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाए और उसे लागू करे। इसके लिए प्रतिनिधि एवं संवैधानिक सरकार, नियमित एवं गोपनीय चुनाव, राजनीतिक दलों और नेताओं में प्रतिस्पर्धा, प्रेस और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुमत का शासन होना आवश्यक है। नंबर शासकों को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए बहुमत द्वारा उन्हें हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। मिल के विचार मिल ने बेंथम के विचारों का समर्थन करते हुए विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ इसमें नैतिक आयाम एवं पक्षों को जोड़ा। बेंथम के समान वे भी मानते हैं कि व्यक्ति को दमन से बचाने के लिए लोकतंत्र एक प्रभावशाली यंत्र है। लोकतंत्र मानव के बहुमुखी विकास का साधन है। मिल ये मानते हैं कि मानव जाति के विकास एवं उत्थान के लिए लोकतंत्र में एक नैतिक क्षमता है। व्यक्ति के नैतिक उत्थान, कल्याण, विकास एवं स्वस्थ समाज की स्थापना में लोकतंत्र सहायक है। यह राजनीतिक जीवन में भागीदारी जैसे चुनाव, वोट देना, स्थानीय प्रशासन में भागीदारी इत्यादि द्वारा नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। इससे जनता का नैतिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है। परंपरागत उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं शासन के संदर्भ में जनता को सर्वोच्च मानता है। यह धारणा व्यक्ति की इच्छा को महत्व देती है। यह व्यक्ति को विवेकशील, नैतिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सक्रिय मानती है। लोगों को कुछ अदेय प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें सरकार नष्ट नहीं करती। यही अवधारणा प्राकृतिक अधिकारों के रूप में प्रसिद्ध हुई है। इस व्यवस्था में शासक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए जागरूक एवं प्रयत्नशील रहता है। मिल नैतिक आधार पर प्रजातंत्र को सर्वोत्तम मानते हैं। उसमें स्वाभाविक रूप से लोगों के सद्गुणों एवं बुद्धिमत्ता का विकास होता है। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। आलोचना परंपरागत उदारवाद इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति विवेकशील एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सक्रिय होता है, परंतु वास्तव में वह न तो विवेकशील है और न ही राजनीतिक दृष्टिकोण से जागरूक है। विशिष्ट वर्गीय से दृष्टिकोण से आलोचना यह सिद्धांत ऊंचे आदर्शों एवं मान्यताओं से भरा पड़ा है, जैसे जनता का शासन, जनता की सत्ता, जनता जन कल्याण एवं जन संप्रभुता आदि। परंतु ऐसे विषयों को प्रयोगात्मक परीक्षण का विषय बनाना अत्यंत कठिन है। यह सिद्धांत राजनीति में नेताओं, शासन करने वाले विशिष्ट वर्ग एवं संस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं करता। यह सिद्धांत राजनीतिक समानता पर बल देता है, जबकि राजनीतिक समानता जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रत्येक समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं। चुनाव हो या न हो, शासक उन्हीं का होता है। मार्क्सवादी उदारवादी लोकतंत्र को छद्म लोकतंत्र कहते हैं। इनके अनुसार उदारवादी प्रजातंत्र का आर्थिक पक्ष पूंजीवादी व्यवस्था को प्रश्रय देता है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता से युक्त वर्ग विभाजित समाज में राजनीतिक समानता संभव नहीं हो सकती। प्रजातंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या संभ्रांतवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिसे आमतौर पर जनता का शासन कहा जाता है, वह वास्तव में व्यवहार में विशिष्ट वर्ग या संभ्रांतों का शासन होता है। यह सहमति प्राप्त कुछ चयनित लोगों के शासन का समर्थन करता है। यही कारण है कि यह मत जनता के शासन जैसे आदर्शवादी या परंपरागत उदारवादी स्थिति का खंडन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता के केंद्र में एक प्रभावशाली संभ्रांत वर्ग होता है। इस रूप में यह सिद्धांत प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र का एक विशिष्ट सम्मिश्रण दिखाई देता है, जो जनता में सत्ता का निवास मानने के कारण प्रजातांत्रिक स्वरूप लिए हुए है। जनता प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत जनता की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ती हुई भागीदारी की बात करता है। वहीं यह सिद्धांत सत्ता के वितरण को सबसे अधिक प्रभावशाली, बुद्धिमान एवं संभ्रांत लोगों के दायरे तक सीमित होने की बात करता है। इसके अनुसार प्रत्येक समाज के लोगों के दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग शासन करता है और दूसरे वर्ग पर शासन होता है। चूंकि आम जनता राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व, अयोग्य एवं विवेकहीन होती है, अतः उसके निर्देशन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए अभिजात्य या विशिष्ट वर्ग का होना आवश्यक है। यह विशिष्ट शासक वर्ग जनता के विचारों के प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की रक्षा दो प्रकार से होती है। नंबर 1 समय समय पर जनता द्वारा नेताओं का चुनाव और नंबर 2 नेताओं का निर्वाचक मंडल के प्रति उत्तरदायित्व। लोकतंत्र के इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बुनियादी तत्व निम्नलिखित हैं।
सरकार जनता के द्वारा नहीं होती, जनता के लिए हो सकती है। लोकतंत्र वह है जहाँ जनता चुनाव के द्वारा केवल अपने शासक विशिष्ट वर्ग पर संभ्रांत वर्ग को चुनती है। बिना विशिष्ट वर्ग के प्रजातंत्र नहीं हो सकता है, केवल भीड़ तंत्र की स्थिति हो सकती है। लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों में सत्ता के लिए संघर्ष है, जो चुनाव के माध्यम से जनता के वोट पाकर हारते एवं जीतते हैं। राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य केवल विशिष्ट वर्ग को है, आम जनता को नहीं। इसके समर्थक पे पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स आदि हैं। आलोचना: यद्यपि यह प्रजातंत्र के उदारवादी सिद्धांत का विस्तार है यद्यपि यह प्रजातंत्र के उदारवादी सिद्धांत का विस्तार है, किंतु इनमें रूढ़िवादी चरित्र विद्यमान है। यह सिद्धांत यह मानता है कि अज्ञानी या अकुशल जनता यदि के बड़ी संख्या में राजनीति में भाग लेती है, तो प्रजातंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। प्रजातंत्र के नैतिक या वैचारिक पक्ष को नकारता है, व्यक्तियों के समानता का विरोधी है। यह सिद्धांत केवल विशिष्ट वर्ग को सत्ता संचालन हेतु स्वीकार करता है तथा उन्हीं को लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपता है। इससे नेताओं द्वारा लोकतंत्र के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत: साम्राज्यवादी विचार की तरह यह सिद्धांत भी सीमित राजनीतिक भागीदारी की व्यवस्था में विश्वास करता है, परंतु दोनों के बीच भेद का मुख्य बिंदु यह है कि जहां साम्राज्यवादी विचार अपना मुख्य जोर सत्ता संचालन में चुनिंदा लोगों की प्रमुखता होने पर लगाता है, वहां बहुलवाद सत्ता संचालन विभिन्न समूहों की भागीदारी पर विशेष बल देते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र में प्रभुसत्ता विभिन्न संगठनों एवं समूहों में वितरित होती है। इस प्रकार यह अवधारणा शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। इनके अनुसार विभिन्न समूह एवं संगठन परस्पर संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे तानाशाही की संभावना नहीं रह पाती। इसमें शक्ति केंद्र राज्य एवं विभिन्न संगठनों में विभाजित करने की बात सन्निहित है। लोकतंत्र में बहुलवादी सिद्धांत के बुनियादी तत्व निम्न हैं। बहुलवादी लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि सब व्यक्तियों के संगठन, दबाव समूह, ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल, विभिन्न संस्थाएं आदि हैं। व्यक्ति इन्हीं समूहों के माध्यम से राजनीति में हिस्सा लेता है, अतः इन समूहों की राज्य के नीति निर्माण में भूमिका होनी चाहिए। इस अवधारणा में संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा का समर्थन मिलता है, जिसमें शक्ति केवल राज्य के पास नहीं बल्कि समाज की अन्य संस्थाओं में विभाजित होनी चाहिए। राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति इस प्रकार से निर्धारित की जाए कि वे एक दूसरों को नियमित कर सकें, आवश्यकता अनुसार निर्देशित कर सकें। जनता को नीति निर्माण में हिस्सा उनके प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। नीति बनाते समय प्रभावित होने वाले समूहों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आलोचना: इस व्यवस्था में राष्ट्रीय हित के स्थान पर समूहों एवं संस्थाओं के हितों को वरीयता दी गई है। इस व्यवस्था में प्रबल समूह सत्ता पर हावी हो जाता है या होने लगता है। खुली बाजार व्यवस्था में आर्थिक रूप से संपन्न समूह राजनीतिक सत्ता पर अधिक दबाव डालने में सफल हो जाते हैं। यह सिद्धांत संगठित समूहों एवं संस्थाओं को महत्व देता है, व्यक्तियों को नहीं। यह सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता को विभाजित कर देता है। इससे निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। यह सिद्धांत राजनीति को दबाव गुटों की राजनीति बना देता है। सरकार को विभिन्न गुटों के दबाव में आकर झुकना पड़ता है और समझौतावादी नीतियां अपनानी पड़ती हैं। प्रजातंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा: सामान्यतः यह धारणा है कि मार्क्सवाद प्रजातंत्र का विरोधी है, परंतु मार्क्स एवं एंगल्स ने प्रजातंत्र का समाजवादी रूप प्रस्तुत किया है। मार्क्सवाद प्रजातंत्र को शासन की एक व्यवस्था न मानकर मूल्यों की एक व्यवस्था समझता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, शासन में जनता की भागीदारी तथा शोषण की अनुपस्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। इनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति को खत्म करके उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि समाज की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी है, तो फिर लोकतांत्रिक सरकार भी पूंजीपतियों के हितों का ही विशेष रूप से संरक्षण करेगी। अतः जब तक पूंजी का समाजीकरण न कर दिया जाए, तब तक सही अर्थों में समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ संपूर्ण संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, पूंजीपतियों के एक विशिष्ट वर्ग या समूह का नहीं। परंतु यहाँ यह भी कहा गया है कि सर्वहारा की तानाशाही एक संक्रमणकालीन व्यवस्था होगी, जो तभी तक रहेगी जब तक कि वर्गमुक्त या वर्गविहीन समाज को न पा लिया जाए। वर्गहीन समाज में दमन के उपकरण अर्थात राज्य की भी जरूरत नहीं रह जाएगी, और तब सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का भी अंत हो जाएगा। आलोचना: यह सिद्धांत एकांगी सिद्धांत है, जो जनसाधारण के स्थान पर श्रमिक एवं सर्वहारा की बात करता है।
सरबराह की तानाशाही से वर्गहीन समाज की स्थापना की आशा नहीं की जा सकती। मजदूर वर्ग की तानाशाही वाला लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ भी कुछ क्रांतिकारियों का विशिष्ट वर्ग है जो वास्तव में शासन करता है। यह अवधारणा मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का दमन करती है, जबकि लोकतंत्र में किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मार्क्सवाद पूंजीवादी संस्कृति के साक्ष्यों को मिटाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं दिखता। इसमें भी दलीय या व्यक्तिवादी अधिनायक तंत्र का उदय होता दिखाई देता है। लोकतंत्र का सहभागिता सिद्धांत पार्टिसिपेटिंग थ्योरी सहभागिता सिद्धांत लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाओं यथा परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, बहुलवादी लोकतंत्र का सिद्धांत, मार्क्सवादी लोकतंत्र आदि के विषय में पुनः विचार एवं पुनर्मूल्यांकन करने के बाद सहभागिता सिद्धांत की अवधारणा का उदय हुआ। सहभागिता सिद्धांत लोकतंत्र निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की निरंतर भागीदारी चाहता है तथा राजनीतिक समानता को व्यवहारिक रूप में स्थानीय स्तर पर साकारित करना चाहता है। इनके अनुसार अधिकारों को केवल औपचारिक रूप से प्रदान किया जाना कोई महत्व नहीं रखता, यदि वास्तविक रूप में उनका प्रयोग न हो। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा तभी सार्थक रूप से सफल हो सकती है जब उसे राज्य के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिले। सहभागी लोकतंत्र के क्रियान्वित करने के विभिन्न उपाय हो सकते हैं। नंबर 1 राजनीतिक सहभागिता को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए राजनीतिक दलों का पुनर्गठन होना चाहिए। नंबर 2 नागरिकों को राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 3 विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से जनता का सीधा संपर्क होना चाहिए। नंबर 4 विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 5 लोकतांत्रिक जवाबदेही की अवधारणा को स्थापित करना चाहिए। इसका आशय है कि राज्य की सभी राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं, संसद, नौकरशाह, न्यायालय जनता के प्रति उत्तरदायी हों एवं अपने प्रत्येक कार्य को जनता के निरीक्षण के लिए खुला छोड़ दें। इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए। नंबर 6 राज्य को कल्याणकारी उपायों के द्वारा जनसाधारण के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाकर उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना चाहिए। लोकतंत्र के आधुनिक रूप में सहभागी लोकतंत्र ही उदारवादी देशों और कुछ सीमा तक समाजवादी लोकतांत्रिक देशों में भी स्थापित हो रहा है या उसकी ओर प्रगति हो रही है। उदारवादी प्रजातंत्र एवं मार्क्सवादी प्रजातंत्र में अंतर सच्चे लोकतंत्र की प्रगति क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसको लेकर उदारवादी लोकतंत्र एवं मार्क्सवादी लोकतंत्र के बीच गहन विवाद है। दोनों अवधारणाएं अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सच्चा लोकतंत्र कहती हैं और दूसरी व्यवस्था को प्रजातंत्र विरोधी और दूसरा लोकतंत्र एनदर डेमोक्रेसी की संज्ञा देती हैं। मार्क्सवादी उदारवादी प्रजातंत्र के लिए बुर्जुआ लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र या प्रतिक्रियावादी लोकतंत्र आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं उदारवादी मार्क्सवादी अवधारणा को विकृत प्रजातंत्र, अप्रजातंत्र कहते हैं। दोनों के बीच मुख्य भेद निम्न है। मार्क्सवादी अवधारणा लोकतंत्र को एक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि प्रक्रिया के रूप में देखता है जो अंततः लोकतंत्र के लिए संघर्ष का रूप ले लेता है। साम्यवादी वर्गहीन समाज में एक शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र का रूप हो जाएगा। दूसरी ओर उदारवादी अवधारणा में लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था माना गया है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के कल्याण हेतु कायम है। लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा प्रधानता राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देती है एवं इस क्रम में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक इत्यादि अन्य पक्षों एवं आयामों को भी इसमें समाविष्ट करती है। दूसरी ओर मार्क्सवादी अवधारणा प्रधान रूप से आर्थिक पक्ष पर बल देती है और उसके लोकतंत्रीकरण की बात करती है। इसके अनुसार निजी संपत्ति को समाप्त करके उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करते हुए ही लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा के मूल में सामंतवाद, राजतंत्र एवं चर्च के विरोध की अवधारणा निहित थी। दूसरी ओर लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के उद्भव के मूल में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विरोध का भाव प्रधान रूप से निहित था। उदारवादी लोकतंत्र अपने आदर्श की प्राप्ति हेतु क्रमिक एवं संवैधानिक उपायों का सहारा लेने की बात करता है। वहीं मार्क्सवादी अवधारणा इसके लिए हिंसा को भी नैतिक औचित्य प्रदान करती है। लोकतंत्र के प्रकार साधारणतः लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नंबर 2 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। नंबर 1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के हाथ में शासन की सत्ता सीधे सीधे होती है। इस रूप में सरकार एवं जनता एक ही होती है। यह व्यवस्था वर्तमान में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रचलित है। अधिकांश बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। नंबर 2 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आकर्षक रूप है। आधुनिक राज्यों से किसी न किसी रूप में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थिति पाई जाती है। सरकार की इस व्यवस्था में मतदाता सरकार पर
नियंत्रण रखते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जनता न तो निर्णय लेती है और न ही कानून बनाती है। निर्णय, कानून एवं सत्ता संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। अतः प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप दिखाई देते हैं। नंबर एक, संसदीय लोकतंत्र, मंत्रिमंडलीय लोकतंत्र। नंबर दो, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, राष्ट्रपति व्यवस्था। नंबर एक, संसदीय व्यवस्था। संसदीय लोकतंत्र उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्यों का चयन व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा होता है। अतः ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्थापिका का चयन जनता द्वारा होता है। अतः यहाँ व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। भारत जैसे देशों में ये लोकप्रिय व्यवस्था प्रचलित है। नंबर दो, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इस व्यवस्था में स्थायित्व पर जोर दिया जाता है, जिसमें इसमें कार्यपालिका या सरकार स्वतंत्र लोगों के बीच से चुनी जाती है। अतः संसद या व्यवस्थापिका के प्रति इसका उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसी कारण इसमें योग्यता तंत्र का समावेश बेहतर ढंग से संभव होता है। लोकतंत्र की पूर्व शर्त। लोकतंत्र को सफल बनाने वाले तत्व। इन्हें तीन समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, सामाजिक दशाओं के पक्ष है। नंबर एक, सामाजिक दशाओं के पक्ष है। नंबर एक, विशेषाधिकार की समाप्ति और अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, ज्ञान व सांस्कृतिक विकास के लिए अवसर, सामाजिक पुनर्निर्माण में जनता की भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक कल्याण, सबको शिक्षा। नंबर दो, आर्थिक दशा के पक्ष। आर्थिक उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण, उपलब्ध साधनों का न्यायोचित विवरण और रोजगार और काम करने का अधिकार। नंबर तीन, समान कार्य के बदले समान वेतन। नंबर चार, आर्थिक व सामाजिक समानता। नंबर तीन, राजनीतिक दशा के पक्ष। राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं। जनता में प्रभुसत्ता निहित होनी चाहिए। जनता में प्रभुसत्ता निहित होनी चाहिए। प्रभुसत्ता के सिद्धांत की तुलना, प्रतिनिधि संस्था का निर्माण, नियमित समय पर चुनाव, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय प्रणाली, विपक्ष का निर्माण, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार या विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका विधायिका पर न्यायपालिका के बीच संतुलन व नियंत्रण का संबंध, व्यक्ति के कर्तव्य व अधिकार सरकार सुनिश्चित करे, व्यक्ति को जागरूक करना। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र में व्यक्ति की इच्छाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। जनता में प्रभुसत्ता निहित, व्यक्ति साध्य है साधन नहीं, उपयोगितावाद से भिन्न, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को महत्व देता है। डीवी, सहमति के आधार पर समाधान ढूंढना, सार्वजनिक समस्याओं का सार्वजनिक हल, जनता की वैधता प्राप्त सरकार, इसलिए जो भी कानून बनेंगे उसे भी जनता की वैधता प्राप्त होगी। यह समाज के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक परिवर्तन व व्यवस्था साथ साथ बने रहते हैं। शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि, वांछनीय और अवांछनीय के भेद का ज्ञान, नैतिक उत्थान, देश प्रेम, सामाजिक कार्य में रुचि, क्रांति का कम खतरा, कार्यदक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति और समाज का संबंध, सामाजिक विकास और बहुसंख्यक का सुख, आधुनिक परिस्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त। लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र भीड़ का शासन है। अरस्तु, गुण की अपेक्षा संख्या को महत्व, सही निर्णय के बजाय लोकप्रिय निर्णय लेने पर बल, बहुमत की निरंकुशता या अल्पमत की अवहेलना। लोकतंत्र निकृष्ट कोटि का अल्पतंत्र है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। भ्रष्टाचार और अनैतिकता, विकासवादी दृष्टि से दोषपूर्ण, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, संकट काल के लिए अनुपयुक्त, राजनीतिक दलबंदी और बुराइयां। लोकतंत्र खर्चीली शासन प्रणाली है। लोकतंत्र अशिक्षा और कुशिक्षा का साधन है। जनता की उदासीनता, परस्पर दायित्व की भावना का अभाव, कार्यकुशलता का अभाव, दल बदल की स्थिति। लोकतंत्र का विरोधाभास। आदर्श के स्तर पर लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता आदर्श रूप में सम्मिलित है, परंतु इनकी प्राप्ति एक साथ संभव नहीं है। यह विरोधाभासी है। लोकतंत्र को बहुमत का शासन माना जाता है, परंतु उसमें अल्पमत की स्थिति दिखाई देती है। 20-30% वोट पाने वाले लोग सत्ता का संचालन करते हैं। ऐसी ही स्थिति संभव है कि कम प्रतिशत वोट पाने वाले की सत्ता में भागीदारी अधिक और जनता के अधिक भाग की सहमति वाले दल को शासन सत्ता की भागीदारी कम हो। बैलेट की जगह धन और बल की प्रभावी भूमिका, जनता की संप्रभुता और राज्य की संप्रभुता में समन्वय का विरोधाभास। कभी कभी अयोग्य एवं नौसिखिए व्यक्ति भी सत्ता के संचालन में आ जाते हैं।
जबकि दूसरी तरफ उच्च आदर्श विचारों को रखा गया है, यह भी विरोधाभास है। लोकतंत्र की लोकतंत्र की धारणा परस्पर विरोधी परिभाषाओं की शिकार नहीं है। प्रत्येक राज्य, चाहे वो उदारवादी हो, समाजवादी हो या मार्क्सवादी हो, अपने को प्रजातांत्रिक कहता है। इस क्रम में कई तरह के तानाशाही शासनों को भी लोकतंत्र के नाम पर उचित ठहराया जाता है। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है, तो व्यवहार में यह संभव नहीं है, यह कुछ लोगों का शासन है। लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। किसी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह अधिक शिक्षाप्रद, संवेदनशील, उत्तरदायित्वपूर्ण, जनता का ध्यान रखने वाली तथा क्रांति एवं हिंसा से समाज को बचाए रखने वाली व्यवस्था है। ये सुधारों की गारंटी एवं कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, समानता एवं स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखती है। इसका संबंध केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि ये अपने आदर्शों से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिक गुण हैं और दोष कम हैं। पुनः जो दोष हैं, उसका निराकरण संभव है या उन दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली। धन्यवाद।